आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत प्रोफेसर A.R. देसाई के विचारों पर आधारित महत्वपूर्ण वीडियो। यह वीडियो एम.ए. समाजशास्त्र के प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम से संबंधित है, जिसका संबंध दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है A.R. देसाई 1915 से 1994। एक सामान्य परिचय दिया जा रहा है आपको, इनकी जीवनी के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के द्वारा भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले अग्रणी भारतीय समाजशास्त्री G.S. घुरिये के शिष्य एवं भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद के संस्थापक सदस्यों में से एक प्रोफेसर अक्षय कुमार रमणलाल देसाई, जिन्हें हम प्रोफेसर A.R. देसाई कहते हैं, का जन्म गुजरात के बड़ौदा में एक संपन्न परिवार में 16 अप्रैल सन 1915 को हुआ था। अब यहाँ देखें, A.R. देसाई का एक सामान्य जीवन परिचय आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखें कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के द्वारा भारतीय समाज के अध्ययन करने वाले अग्रणीय विचारकों में गिने जाते हैं A.R. देसाई। ये जो है प्रोफेसर G.S. घुरिये के शिष्य हैं तथा भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं। प्रोफेसर A.R. देसाई का जो पूरा नाम है वो है प्रोफेसर अक्षय कुमार रमणलाल देसाई, जिन्हें हम प्यार से प्रोफेसर A.R. देसाई कहते हैं। इनका जन्म जो है वो गुजरात के बड़ौदा में 16 अप्रैल सन 1915 में एक संपन्न परिवार में हुआ था। सन 1946 में प्रोफेसर G.S. घुरिये के निर्देशन में PhD की उपाधि प्राप्त की। आपका शैक्षणिक जीवन सन 1951 में तब प्रारंभ हुआ जब प्रोफेसर G.S. घुरिये ने आपकी नियुक्ति मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में प्रवक्ता पद पर की। अब यहाँ पे देखें कि जो इनकी PhD पूरी होती है 1946 में, और इनके निदेशक होते हैं प्रोफेसर G.S. घुरिये, अर्थात A.R. देसाई प्रोफेसर G.S. घुरिये के शिष्य थे और इन्हीं के निर्देशन में इन्होंने जो है PhD की उपाधि प्राप्त की थी। और जो इनके पठन पाठन का जीवन शुरू होता है वो शुरू होता है सन 1951 में, जब प्रोफेसर G.S. घुरिये के द्वारा इनकी नियुक्ति कहाँ कर दी जाती है, तो मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में कर दी जाती है। और उस समय के जो हेड होते हैं वो प्रोफेसर G.S. घुरिये होते हैं मुंबई विश्वविद्यालय के। आगे देखें हम, प्रोफेसर देसाई ने कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स के रचनाओं का गहन अध्ययन किया। अब यहाँ देखें तो A.R. देसाई ने क्या किया भाई, जो भी मार्क्स और एंजल्स की रचनाएं थी उन कार्ल मार्क्स और एंजल्स की रचनाओं का गहन अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप आपने अपने शोध कार्यों में भी मार्क्स के द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। यही कारण है कि प्रोफेसर देसाई को मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्री कहा जाने लगा। इस महान भारतीय समाजशास्त्री का देहांत 12 नवंबर सन 1994 को हो गया। अब यहाँ देखें तो मार्क्स ने जो है प्रोफेसर देसाई ने मार्क्स और एंजल्स की रचनाओं का गहन अध्ययन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके ऊपर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रभाव पड़ा और ये जो है अपने शोध कार्यों के लिए द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग करने लगे। और इसी कारण से A.R. देसाई को एक मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्री के रूप में पहचाना जाने लगा या जाना जाने लगा। इस महान भारतीय समाजशास्त्री की जो मृत्यु हुई वो 12 नवंबर सन 1994 को हो गई। यहाँ पे आप देखें तो कुछ कृतियाँ, महत्वपूर्ण कृतियाँ दी जा रही हैं जो है प्रोफेसर A.R. देसाई की। तो यहाँ पे आप देखें तो इनकी जो पहली कृति थी वो है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि जो प्रकाशित होती है 1948 में, जो नाम है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो प्रकाशित हुई 1948 में। अगली पुस्तक है इनकी जो है भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र जो प्रकाशित होती है सन 1969 में, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया। अगली पुस्तक है इनकी जो है भारत में कृषक संघर्ष। भारत में कृषक संघर्ष जो प्रकाशित होती है सन 1979 में, 1979 में। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। अगली पुस्तक आप देखें
तो ग्रामीण भारत संक्रमण की दशा में, ग्रामीण भारत संक्रमण की दशा में ये भी पुस्तक प्रकाशित होती है सन 1979 में, रूरल इंडिया इन ट्रांजैक्शन, तो ये 1979 में। एक और पुस्तक प्रकाशित होती है सन 1984 में, जो भारत में विकास का मार्ग, भारत में विकास का मार्ग एक मार्क्सवादी उपागम, ये प्रकाशित हुई 1994 में। इंडियाज पथ ऑफ डेवलपमेंट ए मार्क्सिस्ट अप्रोच 1984 या 1984। तो ये कुछ कृतियाँ थी, कुछ जीवनी थी, प्रमुख थी, ये आपको जानना ज़रूरी हो जाता है किसी विचारक को पढ़ने से पहले। तो अब आइए हम देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, प्रोफेसर AR देसाई सन 1915 से 1994 का योगदान। अब यहाँ देखें प्रोफेसर देसाई की प्रमुख प्रथम कृति भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि 1948, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1948, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन का विश्लेषण करने वाली प्रमुख कृति मानी जाती है। मार्क्सवादी उपागम के आधार पर समाजशास्त्र एवं इतिहास के संयोजन से आपने यह स्पष्ट किया है कि भारत में राष्ट्रवाद का संबंध किसी न किसी रूप में उत्पादन के संबंधों में होने वाले परिवर्तन से रहा है। अब यहाँ देखें कि प्रोफेसर देसाई की प्रमुख जो पहली कृति है वह है भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि, जो 1948 में प्रकाशित होती है, जो अंग्रेजी में है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1948 में जो है प्रकाशित होती है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर इन्होंने क्या किया है कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उन आंदोलनों का विश्लेषण जो है वो किया गया इसके अंतर्गत। यहाँ पे आप देखें कि मार्क्सवादी उपागम के आधार पर इन्होंने क्या किया जो है कि समाजशास्त्र और इतिहास के संयोजन, दोनों के संयोजन के आधार पर आपने स्पष्ट कर दिया कि भारत में जो राष्ट्रवाद का संबंध है वो किसी न किसी रूप में उत्पादन के संबंधों में होने वाले परिवर्तन से रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्ल मार्क्स ने भी जो उत्पादन की रीतियों और उत्पादन के संबंधों की बात की थी, और उसी के आधार पर यहाँ पे AR देसाई ने भी जो है उत्पादन के संबंधों को प्रमुख माना है राष्ट्रवाद के संबंध में। आपका मानना है कि भारतीय राष्ट्रवाद की दो भिन्न शक्तियों के द्वंद्व के परिणाम के रूप में समझा जा सकता है। ये कहते हैं जो राष्ट्रवाद है उसको जो है दो विभिन्न शक्तियों के बीच पाए जाने वाले द्वंद्व के परिणाम के रूप में हम समझ सकते हैं कि दो ऐसी शक्तियां हैं, कोई शक्तियां ऐसी दो हैं जो आपस में द्वंद्व कर रही हैं, उसी द्वंद्व के परिणाम स्वरूप जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। यहाँ देखिए, ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत भारत में जो नई भौतिक दशाएं पैदा हुई उन्हीं के फलस्वरूप राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब ये कहते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो शासन था, या यूँ कह लें कि जो ब्रिटिश का शासन हमारे पास था, हमारे ऊपर था, उसी के अंतर्गत जो है भारत में कुछ नई भौतिक दशाएं उत्पन्न हुई। उन्हीं भौतिक दशाओं के उत्पन्न होने के कारण ही हमारे यहाँ जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ या राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। अगला देखें तो प्रोफेसर देसाई ने अपनी उक्त पुस्तक में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के प्रभाव को भारतीय व्यवस्था के परिवर्तन का एवं ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का गहन एवं सूक्ष्म विश्लेषण किया तथा भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक शक्तियों तथा सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों की भूमिका का भी मूल्यांकन किया। अब यहाँ देखें तो प्रोफेसर देसाई ने जितने भी पुस्तकें अपनी लिखी हैं उन पुस्तकों में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के प्रभाव को भारतीय व्यवस्था के परिवर्तन का एक कारण माना है। इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश उपनिवेश था हमारे ऊपर, जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जो थी उसकी वजह से भारतीय सामाजिक व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ, साथ ही साथ ब्रिटिश शासन के प्रभाव का भारतीय समाज पर जो प्रभाव पड़ा उसका भी गहन अध्ययन इनके द्वारा किया गया, सूक्ष्म विश्लेषण किया गया तथा भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में जो भी सामाजिक शक्तियाँ तथा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का जो प्रभाव था उसका भी मूल्यांकन इनके द्वारा किया गया है। उक्त पुस्तक की सर्वाधिक विशेषता यह है कि इसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व में वर्ग चरित्र की विवेचना पहली बार की गई है। यहाँ पे आप देखिए तो यही वो पहली पुस्तक है जिसके अंतर्गत एक बहुत बड़ी विशेषता लेकर आते हैं, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में ये वर्ग चरित्र या वर्ग की भूमिका को जो है
वर्ग की भूमिका को पहली बार इन्होंने इसमें विवेचना किया है। जबकि डीपी मुखर्जी को अगर हम देखें तो डीपी मुखर्जी ने जो वर्ग चरित्र की बात उन्होंने नहीं किया, वर्ग संघर्ष की बात नहीं की है, लेकिन यहाँ पे AR देसाई ने जो वर्ग चरित्र की बात की है। चलिए आगे देखते हैं हम जो है भारतीय समाज के अध्ययन से संबंधित मार्क्सवादी दृष्टिकोण को प्रोफेसर देसाई की 4 प्रमुख पुस्तकों में देखा जा सकता है। अब जो भारतीय समाज के अध्ययन या भारतीय समाज का जो भी अध्ययन जो है AR देसाई के द्वारा किया गया है, उसको हम जो है उनकी क्रमशः जो निम्नलिखित 4 पुस्तकों में हम देख सकते हैं, जिसमें हम देखें पुस्तकों का नाम जो है भारत में राज्य समाज, भारत में राज्य और समाज, तो स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, जो 1975 में प्रकाशित हुई। इसमें इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय समाज का विश्लेषण किया। साथ ही साथ ग्रामीण भारत संक्रमण की दशा 1979, रूरल इंडिया इन ट्रांजेक्शन 1979 में इन्होंने क्या किया, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया। उसी तरह भारत में कृषक संघर्ष के अंतर्गत किया, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। फिर भारत में विकास का मार्ग, भारत में विकास का मार्ग एक मार्क्सवादी उपागम जो 1984 में आया। इसमें भी इन्होंने क्या किया जो है मार्क्सवादी अप्रोच के आधार पर क्या किया है कि भारतीय समाज का अध्ययन किया है। तो आइए हम बारी बारी से इन्हीं पुस्तकों के आधार पर इनके विचारों का हम अध्ययन करेंगे और हम ये देखने का प्रयास करेंगे क्या विचार रहे मार्क्सवादी इनके। तो यहाँ पे आप देखें तो प्रोफेसर देसाई ने अपनी पुस्तक ग्रामीण भारत संक्रमण की दशा, प्रोफेसर देसाई ने अपनी पुस्तक ग्रामीण भारत संक्रमण की दशा के अंतर्गत में हो गया, इसको काट दीजिएगा, के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि ब्रिटिश शासन से पहले तक भारतीय गांव आत्मनिर्भर इकाई के रूप में कार्य करते थे। ग्रामीण द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विनिमय अपनी पारस्परिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पे देखें प्रोफेसर देसाई ने अपनी पुस्तक ग्रामीण भारत संक्रमण के दौर के अंतर्गत ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो भारतीय गांव थे वो अपने आप में एक आत्मनिर्भर इकाई थे, समस्त आवश्यकताएं अपनी वो स्वयं पूरा कर लिया करते थे। ग्रामीण द्वारा उत्पादित जो भी वस्तुएं होती थी वो विनिमय के आधार पर जो है वस्तुओं का आदान प्रदान करके वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया करते थे। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद समतावादी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने लगी। अब ये कहते हैं कि भारत में जो समतावादी अर्थव्यवस्था थी वो ब्रिटिश सरकार के कारण या ब्रिटिश शासन के कारण जो है धीरे धीरे वो पूंजीवादी व्यवस्था में बदलने लगी। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नए आर्थिक सुधार किए गए उससे भारतीय समाज की परंपरागत आर्थिक व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी आर्थिक सुधार के कार्यक्रम किए गए, आर्थिक सुधार के जो भी कार्यक्रम चलाए गए, उससे जो है जो भारत की परंपरागत आर्थिक व्यवस्था थी, जो समतावादी अर्थव्यवस्था थी, वो जो है परिवर्तित होकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में नए वर्गों का उदय हुआ। और ये जो आर्थिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से भारत में कुछ नए वर्गों का उदय हुआ, और जिसमें आप देखें पूंजीपति वर्ग है, औद्योगिक मजदूर वर्ग है, कृषक वर्ग है, किराए की भूमि पर खेती करने वाले लोगों का वर्ग है तथा नए नए व्यापारों से संबंधित वर्ग आदि। अब ये कहते हैं कि इसी के कारण से जो ब्रिटिश सरकार ने जो नए आर्थिक सुधार किए उसके कारण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिला और नए नए वर्गों का उदय होने लगा, जिसमें पूंजीपति वर्ग है, औद्योगिक मजदूर वर्ग है, कृषक वर्ग है, किराए की भूमि पर खेती करने वाले लोगों का वर्ग है तथा नए नए व्यापार से संबंधित वर्ग है। प्रोफेसर देसाई ने अपनी पुस्तक भारत में कृषक संघर्ष के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान कृषक संघर्ष नए संपन्न वर्ग तथा ग्रामीण निर्धन वर्ग के बीच स्थापित होने वाले उत्पादन संबंधों का परिणाम है। अब ये कहते हैं कि प्रोफेसर देसाई ने अपनी पुस्तक भारत में कृषक संघर्ष के अंतर्गत ये स्पष्ट किया है, लिखा है कि जो वर्तमान कृषक संघर्ष है वो जो नए संपन्न वर्ग है, जो नवीन संपन्न वर्गों का जो उदय हुआ और जो ग्रामीण निर्धन वर्ग है, इन दोनों के बीच स्थापित होने वाले उत्पादन के संबंध का परिणाम है। कहने का मतलब कि जो कृषक आंदोलन हो रहे हैं वह जो है नए संपन्न वर्ग और ग्रामीण निर्धन वर्ग के बीच जो उत्पादन संबंध है, उन्हीं उत्पादन संबंधों के परिणाम स्वरूप जो कृषक संघर्ष हो रहे हैं। इन संघर्षों का मुख्य कारण गांव के संपन्न वर्ग द्वारा विकास के अधिकांश लाभ स्वयं प्राप्त कर लेना है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि निम्न जातियों
तथा जनजातीय समुदायों से संबंधित किसानों और श्रमिकों की गरीबी पहले से अधिक हो गई है तथा जीवन निर्वाह के लिए उन्हें पहले से अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है। अब ये कह रहा है कि संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है, तो जो संपन्न वर्ग है वह सरकार के द्वारा या चलाए जा रहे योजनाओं का अधिकतम लाभ वो क्या कर रहा है, प्राप्त कर ले रहा है। जो भी विकास की प्रक्रियाएं चल रही हैं उन विकास की प्रक्रियाओं का अधिकतम लाभ किसके पास जा रहा है, तो नए संपन्न वर्गों के पास चला जा रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि जो निम्न जातियों के लोग हैं या निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो ग्रामीण निर्धन वर्ग के लोग हैं, वह जो है निरंतर उनकी गरीबी जो है पहले से अधिक होती चली जा रही है। इसका मतलब कि उनकी स्थिति और दीनहीन होती चली जा रही है और उनका जीवन निर्वाह करना बहुत ही कठिन हो जा रहा है। वह अपने जीवन निर्वाह के लिए बहुत ही संघर्ष उन्हें करना पड़ रहा है। प्रोफेसर देसाई का मानना है कि इन शोषित वर्गों की दशाओं में अमूलचूल परिवर्तन करके ही सामाजिक आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ा जा सकता है। अब ये प्रोफेसर देसाई ये कहते हैं कि भाई इन्हीं शोषित वर्ग या जो ये शोषित वर्ग हैं इनकी दशाओं में अमूलचूल परिवर्तन करके ही हम सामाजिक आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम अगर सामाजिक आर्थिक प्रगति करना चाहते हैं तो ये जो दबे कुचले लोग हैं, जो निम्न जातियों जनजातियों और या यूँ कह लें कि जो ग्रामीण निर्धन वर्ग है, उनका उत्थान किए बगैर हम जो आर्थिक प्रगति नहीं कर सकते। तो आवश्यक है उनका आर्थिक प्रगति करना। चलिए अगला देखें हम। तो प्रोफेसर देसाई ने अपनी पुस्तक भारत के विकास का मार्ग एक मार्क्सवादी उपागम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का भारतीय अर्थव्यवस्था और जनसाधारण के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर यह संदेह व्यक्त किया है कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अधिकांश विकास कार्यक्रम समाज के निर्धन और शोषित वर्गों के व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए अधिक उपयुक्त साबित नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखें AR देसाई ने क्या किया, भारत के विकास के मार्ग के अंतर्गत एक मार्क्सवादी उपागम जो है वो व्यक्त किया है, जिसमें इन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास की योजनाओं और कार्यक्रमों का भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले प्रभाव या भारत के लोगों जनसाधारण पर पड़ने वाले या जनसाधारण के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का गहनता से अध्ययन किया है। जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पे किस प्रकार का पड़ रहा है, यहाँ के जनजीवन पर किस प्रकार पड़ रहा है, इसके प्रभावों का अध्ययन जो है इन्होंने जो है किया है और करते हुए ये संदेह व्यक्त किया है कि भारत सरकार जो भी योजनाएं चला रही है वो अधिकांश विकास कार्यक्रम या जो भी विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं वो अधिकांश विकास कार्यक्रम जो है निर्धन और शोषित वर्गों के व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने में बहुत सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं, उपयुक्त साबित नहीं हो रहे हैं। इस संबंध में आपने नौकरशाही व्यवस्था में व्याप्त बुर्जुआ मनोवृत्ति तथा विकास से संबंधित नीतियों का भी मूल्यांकन किया है। अब इसका अध्ययन या यूँ कह लें कि विकास कार्यक्रमों का जो प्रभाव जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है, जनसाधारण पे जो पड़ रहा है, उसका अध्ययन करने के साथ साथ ही ये जो है इस संबंध में जो नौकरशाही व्यवस्था है उसमें जो बुर्जुआ मनोवृत्ति जो है, जो पूंजीवादी जो मनोवृत्ति है जो है नौकरशाहों में, उसका भी इन्होंने भरपूर अध्ययन किया है, पूर्ण रूप से अध्ययन किया है और जो भी विकास से संबंधित नीतियां बनाई जा रही हैं उन सभी नीतियों का मूल्यांकन इनके द्वारा किया गया है। आगे देखिए, प्रोफेसर देसाई ने अपनी पुस्तक भारत में राज्य तथा समाज के अंतर्गत भारतीय समाज पर पूंजीवाद के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए बताया कि स्वतंत्र भारत में सरकार द्वारा समाज के रूपांतरण के लिए जिन तरीकों को उपयोग में लाया जा रहा है वो किसी न किसी रूप में पूंजीपति वर्ग के हितों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोफेसर देसाई ने अपनी पुस्तक भारत में राज्य तथा समाज के अंतर्गत स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ रहा है, भारतीय समाज पर क्या हो रहा है, पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ रहा है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से भारत सरकार सामाजिक रूपांतरण या समाज में परिवर्तन के लिए या आर्थिक प्रगति के लिए या सामाजिक प्रगति के लिए जिन भी तरीकों को उपयोग में ला रही है, जो भी तरीके अपना रही है, वो किसी न किसी रूप में क्या कर रही हैं, वो पूंजीवादी वर्ग के हितों को बढ़ावा दे रही है या पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही हैं। प्रोफेसर देसाई का मानना है कि जब तक हम एक राज्य में वर्ग संरचना की प्रकृति तथा राज्य के कार्यों में विभिन्न वर्गों की भूमिकाओं को नहीं समझते, तब तक समाज और राज्य के वास्तविक संबंधों को नहीं समझा जा सकता।
प्रोफेसर देसाई ये कहते हैं, ये मानना है उनका कि जब तक हम जो है एक राज्य में वर्ग संरचना की प्रकृति को हम नहीं समझ लेते और राज्य के कार्यों में जो विभिन्न वर्ग हैं उनकी भूमिकाओं को नहीं समझ लेते, तब तक हम राज्य और समाज के वास्तविक संबंधों को नहीं समझ सकते। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो हम वर्ग संरचना समझें कि किसी सामाजिक व्यवस्था या किसी राज्य व्यवस्था कि में कौन सी वर्ग संरचना है, उस वर्ग संरचना की क्या प्रकृति है, और साथ ही साथ राज्य में विभिन्न वर्गों द्वारा किस प्रकार की भूमिकाएं जो है निभाई जा रही हैं। अगर हम इसे नहीं समझ लेते तब तक हम जो है समाज और राज्य के वास्तविक संबंधों को भी हम नहीं समझ सकते। आपने अपने एक लेख राज्य तथा दमनकारी संस्कृति, स्टेट एंड रिप्रेसिव कल्चर, राज्य तथा दमनकारी संस्कृति, स्टेट एंड रिप्रेसिव कल्चर में राज्य की बढ़ती हुई दमनकारी भूमिका को स्पष्ट करने के साथ साथ राज्य की नीतियों तथा परिवर्तन की प्रक्रियाओं से संबंधित विरोधाभासों तथा असंगतियों का भी उल्लेख किया है। अब इन्होंने एक और जो अपना लेख लिखा है, लेख का नाम है राज्य तथा दमनकारी संस्कृति, स्टेट एंड रिप्रेसिव कल्चर, में इन्होंने जो है राज्य की बढ़ती हुई दमनकारी भूमिकाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया तथा जो भी राज्य द्वारा नीतियों में जो परिवर्तन की प्रक्रियाओं में जो विरोधाभास दिखाई दे रहा है और जो असंगतियां दिखाई दे रही हैं, उन असंगतियों और विरोधाभासों का भी उल्लेख इनके द्वारा किया गया। इसका मतलब है कि राज्य की जो भी नीतियां हैं, विकास से संबंधित जो भी नीतियां हैं, परिवर्तन से संबंधित जो भी नीतियां हैं, उन नीतियों में जो भी कमियां हैं, जो भी असंगतियां हैं, उन सभी कमियों असंगतियों को इन्होंने उल्लेख करने का प्रयास किया, उसकी ओर ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया। आपके अनुसार संपत्ति संबंध ही वो आधार है जिसके द्वारा उत्पादन की प्रकृति, उद्देश्यों तथा उसे नियंत्रित करने वाले तरीकों को समझा जा सकता है। अब ये कहते हैं कि संपत्ति संबंध ही वो आधार है। संपत्ति संबंध के आधार पर ही हम उत्पादन की प्रकृति को समझ सकते हैं, उद्देश्यों को समझ सकते हैं तथा उसको नियंत्रित करने वाले तरीकों को भी समझा जा सकता है। ये सारी चीज़ें संपत्ति संबंध के आधार पर समझी जा सकती हैं क्योंकि ये सभी संपत्ति संबंध से जुड़े हुए हैं। संपत्ति संबंधों से जुड़े हुए नियम ही यह स्पष्ट करते हैं कि समाज में किस और कितने आर्थिक साधन किस आधार पर प्राप्त होंगे। ये कहते हैं कि ये जो संपत्ति संबंध है, इसी से जुड़े हुए नियम ये बताते हैं कि समाज में किस प्रकार के कितने आर्थिक साधन और किस आधार पर प्राप्त होंगे और कहाँ से प्राप्त होंगे। चलिए अगला देखें आप। तो निष्कर्ष, उक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि देसाई ने भारतीय समाज के अध्ययन से संबंधित मार्क्सवादी उपागम के कुछ प्रमुख पहलुओं को उजागर करते हुए ये बताया है कि इसके द्वारा हम उत्पादन के साधनों या उत्पादन संबंधों से विकसित होने वाले श्रम विभाजन तथा संपत्ति संबंधों के आधार पर सामाजिक यथार्थ को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे आप जो ये अध्ययन किया हमने, उस अध्ययन से साफ तौर पे स्पष्ट होता है कि आर देसाई ने भारतीय समाज के अध्ययन से संबंधित जो मार्क्सवादी उपागम है उसके कुछ प्रमुख पहलुओं को उजागर करते हुए ये बताया कि इसके द्वारा हम क्या करेंगे, उत्पादन के साधनों और उत्पादन के संबंधों से विकसित होने वाले श्रम विभाजन तथा संपत्ति संबंधों के आधार पर हम सामाजिक यथार्थ को समझ सकते हैं या सामाजिक यथार्थ या सामाजिक सत्यता को हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रोफेसर देसाई का ये मानना है कि हम जो है सामाजिक यथार्थ को या सामाजिक वास्तविकता को हम जो है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, या यूँ कह लें कि जो भी उत्पादन के साधन और उत्पादन संबंध है उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि भाई समाज की सत्यता क्या है, समाज की वास्तविकता क्या है। किसी भी समाज का विश्लेषण करने के लिए मार्क्सवादी उपागम ही संपत्ति संबंधों पर आधारित सामाजिक संरचना को समझने का एक आधार है। ये कहते हैं किसी भी समाज के विश्लेषण के लिए मार्क्सवादी उपागम ही जो है प्रमुख है, जो संपत्ति संबंधों के आधार पर क्या करता है, सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास करता है, या यूँ कह लें कि सामाजिक संबंधों पर आधारित सामाजिक संरचना को समझने का एक प्रमुख आधार है। इसका मतलब मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर हम जो है संपत्ति संबंधों के आधार पर हम क्या करेंगे, सामाजिक संरचना को समझेंगे। तो ये चीज़ें इन्होंने बताने का प्रयास किया। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।